नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है उत्तराखंड का और उत्तराखंड की खबर में बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को अब साल में एक बार नहीं बल्कि 4 बार वोट आईडी कार्ड बनवाने का मौका मिलेगा और निर्वाचन कार्यालय की ओर से ये विधानसभा मतदाता सूची को लेकर अभियान को शुरू किया जा चुका है। दूसरी ओर निर्वाचन विभाग के मतदाताओं से ये अपील की गई है कि वो अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से भी लिंक करवाएं। हालांकि ये व्यवस्था वैकल्पिक है और बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्य निर्वाचित अधिकारी सौजन्या ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ते हुए नाम पते में संशोधन और मतदेय स्थलों का पुनर्निर्माण करने के बारे में जानकारियां दी हैं। क्वालिफिकेशन डेट हम लेके आ रहे हैं। इसका जो इम्प्लीकेशन ये है कि पहले भले ही कंटिन्यूअस अपडेशन होता था, परंतु 1 जनवरी को जो 18 इयर्स नहीं उनका होता था, से सपोज कोई 2 जनवरी को उनका बर्थ हुई है और 1 जनवरी का उनका 18 इयर्स कंप्लीट नहीं होता है, तो उनको एंटायर 1 साल वेट करना पड़ता था अपना नाम रोल में आने के लिए। वो क्वालिफाई उसका नेक्स्ट ईयर जनवरी में होते थे। खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मेयर के नेतृत्व में मां गंगा का दूध अभिषेक किया है और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना को लेकर मां गंगा की आरती करते हुए प्रार्थना भी की। आपको बताएं कि बारिश के बीच गुरुवार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मेयर अनीता के नेतृत्व में त्रिवेणी घाट पहुंचे और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की लंबी आयु की प्रार्थना को लेकर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने सुबह यहाँ पर गंगा पूजन करा। गंगा पूजन करके दुग्धाभिषेक करा, दुग्धाभिषेक करके आरती करी और उनके दीर्घायु की मां गंगे से कामना करी कि वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों, शतायु हों। उनका आशीर्वाद संगठन को मिलता रहे। अरे आराम से पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अपना 51वां जन्मदिन दिवस जो है जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया है और हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और धन सिंह रावत, सुबोध ओनिया सहित कई लोग वहां मौजूद नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने योग और आयुर्वेद की जड़ी 51 पुस्तकों का भी विमोचन किया है और पतंजलि के निर्मित 51 नई औषधियों को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल्द ही डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन करने की भी घोषणा कर दी है और स्वामी रामदेव से यह आग्रह किया गया है कि पतंजलि दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाएं और इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि के प्रयासों की सराहना भी की है। मैंने अनुरोध किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर उत्तराखंड के अंदर यहाँ बनाए और हमने उनसे अनुरोध किया है जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को हो या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपने घोषणा भी की। सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज का दिन बिल्कुल अद्भुत था। आज जो देखा है दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ है। 51 बुक्स जड़ी बूटियों के ऊपर कंपीडियम, लाखों पेज, 51 किताबें जड़ी बूटियों के बारे में। वर्ल्ड हर्बल ये जो एनसाइक्लोपीडिया बने हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। जड़ी बूटी दिवस प्रतिवर्ष
हम यहाँ पर उत्तराखंड के इस पावन धरती हरिद्वार से हम मनाते हैं और पूरे देश को आह्वान करते हैं जड़ी बूटियों को लगाने के लिए, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। आज करोड़ों लोग, देश के लाखों लोग करोड़ों जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ लगाती हैं। वो हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। और इस बार हमने जड़ी बूटियों पर आधारित जो वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के 51 वॉल्यूम्स को भी लोकार्पण किया, जन को समर्पित किया। ये एक बड़ा कार्य था पतंजलि के द्वारा जो किया गया है और जिससे कि पूरी मानवता के लिए लाभ। उधर जसपुर खंड विकास कार्यालय में जनपद उधम सिंह नगर जिलाधिकारी के निर्देशन में खंड विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारियों ने जसपुर बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जसपुर क्षेत्र के मतदाता सूची के अनुसार क्षेत्र के ओबीसी मतदाताओं की सर्वे के निर्देश को जारी करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी गई। मीडिया को जानकारी देते हुए पंचायत अधिकारी इसरार हुसैन ने यह बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई है और इसमें वर्करों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि जल्दी ओबीसी वर्ग का कार्य शुभारंभ कर दिया जाए। पिछड़ी जाति के सर्वे से संबंधित आज हमने बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है वोटर लिस्टों में ओबीसी के सर्वेक्षण से संबंधित प्रशिक्षण किया है। उसमें जिस वार्ड में कितने लोग ओबीसी पिछड़ी जाति से संबंधित हैं उसकी संख्या को अध्ययन करना है और उसकी लिस्ट बना करके शासन को प्रेषित करना है। उधर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे समय से तेंदुओं ने अपना आतंक बनाकर रखा है। दरअसल अब ये तेंदुआ लोगों के पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी डर का माहौल बना हुआ है और शाम होते ही ग्रामीणों ने अब घर के बाहर निकलना ही बंद कर दिया है और क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे तेंदुओं के आतंक को देखते हुए वन विभाग ने टीम का गठन कर तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया है और साथ ही साथ टीम की तरफ से लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता से यह अपील की जा रही है कि सतर्क रहें और अपने दरवाजों के आगे रोशनी का प्रबंध रखें और अपना कोई भी पालतू जानवर बाहर ना छोड़ें। हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मानपुर रोड में ये काशीपुर से लगी हुई कॉलोनी है, नीला नदी के किनारे पर कसम, तो वहाँ पर जो है गुलदार के देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई और कुछ एक हमारे पास में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी मेरे पास में आया। तो तुरंत संज्ञान लेते हुए मैंने अपनी टीम को भेजा वहाँ पर और मैं खुद मौके पर गया, लोगों से मैंने वार्ता की और जो है तो लोगों द्वारा बताया गया कि वहाँ पर जो है लेपर्ड है, तो वो उनके पालतू कुत्ते पर अटैक किया, जो बच गया है। तो संयोगवश कि अच्छा है कि कोई जनहानि या कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ। कहना क्या है, हम तो इंतजार करते करते थक गए हैं, काफ़ी बार कह चुके हैं, हमने मीडिया में भी कई बार कहा है, अभी तक तो किसी की सुनवाई हुई नहीं है। एक बार आए थे वहाँ पे, इधर की तरफ फोटो आए थे, फोटो खिंचा के चले गए, वो ऊपर दिखाने के लिए हम गए। किला कॉलोनी है, यहाँ पे कई बार टाइगर ने कुत्तों पे कई बार हमला कर चुका है, तो कई बार उठा के भी ले गए यहाँ से। और यहाँ पे हम जब भी निकलते हैं, यहाँ पे सब जने इकट्ठे होकर निकलते हैं, अकेले अकेले नहीं निकलते, कोई सामान वामान की जरूरत पड़ती है तो हम अकेले रात में तो निकलने का कोई चांस ही नहीं होता। तो यहाँ पे वन विभाग वाले भी कई बार आए, उन्होंने भी कई बार कोई एक्शन कोई नहीं लिया यहाँ पे। खबर कोटद्वार से है, जहां पर कोटद्वार के बीच नेशनल हाईवे 534 पर 5वें मील की पहाड़ियां नेशनल हाईवे के अधिकारियों के लिए नासूर बनती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल हल्की बारिश में भी यहां की पहाड़ियां दरक कर हाईवे पर आती हुई दिखाई दे रही, जिसके चलते मलबा हटाने में नेशनल हाईवे के अधिकारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गुरुवार को भी 5वीं मील के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के चलते यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आया। इसकी वजह से यात्रियों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे के अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने के लिए मौके पर कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और आगे भी कार्य जो है वो लगातार जारी है। और दूसरी बात है कि यहाँ इतना पीड़ उल्टी कुछ करता है, अब आता है तो उसके बाद पता नहीं 1 घंटा लगता है, कितना और रहना पड़ता है यहाँ। ये किलोमीटर 33 है जहाँ पर मलबा बार बार आ रहा है। यहाँ पर दरअसल कुछ बोल्डर ऊपर फंसे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं तो रास्ता सामान्यतः खुला है।
उधर टिहरी जिले के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए और मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते जिले के 2 राज्य मार्ग और 2 जिला मार्ग सहित 8 93 पूरे मार्ग को बंद करते हुए नजर आ। इसकी वजह से लोगों को स्थानीय बाजार सहित मुख्यालय तक संपर्क पूरी तरह से कट चुका है और भारी बारिश के चलते नरेंद्र नगर से लेकर रानी पोखरिया मोटर मार्ग पर कुमार खेड़ा के पास 3 जगहों पर भारी भूस्खलन के सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हुआ। सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए जिम्मेदारी लिए नरेंद्र नागर पीडब्ल्यूडी के अपर सहायक अभियंता नितिन सैनी का यह कहना है कि सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए विभाग की ओर से जेसीबी मशीन लगवाई गई है, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। रानी पोखरी मोटर मार्ग का किलोमीटर 1 है, इसमें 3 पॉइंट बन गए हैं। एक तो ये अभी आज ही टूटा है, बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिर गया है और लगातार टूट रहा है। हमारे द्वारा मशीनें लगाई गई थी और काम जारी था, लेकिन फिर ऊपर से आने का खतरा है, तो सेफ्टी को देखते हुए भी काम थोड़ा रोका गया है। ये टिहरी की आप खबर देख रहे हैं, कई रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं क्योंकि मलबा जो है वो बीच में आ रहा है और लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश से लोगों की परेशानियां पहले से ही बढ़ी हुई हैं और जब मलबा बीच रोड पर आ जाता है तो मुश्किलें उनके सामने दोहरी होती हुई नजर आती हैं। कई रास्ते इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है और कोई भी समस्या ना हो उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है और अधिकारी का यह भी कहना है कि मैं खुद अपनी निगरानी में यहां से ये जो मलबा हुआ है उसको हटाने का काम करवा रहा हूं। उधर विश्व शांति एवं देश की समृद्धि को लेकर हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अल्मोड़ा पहुंची है, जहां इस यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। इस कांवड़ जल शिवहालू के साथ कुमाऊं के इष्ट देवताओं में चढ़ाया जाएगा। आपको ये जानकारी दें कि पहली बार कुमाऊं से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म संस्कृति का बढ़ावा देना है। और अल्मोड़ा पहुंचे कांवड़ियों ने यह बताया है कि ये शोभा यात्रा अल्मोड़ा शहर चिंतई गोलाहा जागेश्वर के धाम में महामृत्युंजय मंदिर में जलाभिषेक करेगी। जो हम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि केवल जागृत करना कि हमारे अपने धर्म के प्रति अपनी क्या आस्थाएं हैं, उस आस्थाओं को बनाए रखना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आज धर्म के प्रति सजग कम हैं। तो इसी वजह से हमारे जो गुरुजी की प्रेरणा है, उसी गुरुजी की प्रेरणा की वजह से हम लोग चले हैं और उसी गुरुजी की प्रेरणा से है कि हम उसको जागृत करके अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर इस अपने धर्म के प्रति सजग रहें। लक्सर पहुंचे आयुष ठाकुर का हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर लिया है। और आपको बताएं कि आयुष ठाकुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के ततनिया गांव से चलकर लक्सर पहुंचे। आयुष ठाकुर 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और इस क्रम में उत्तराखंड के लक्सर वो पहुंचे हैं, जहां उनका फूल और मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आयुष ने कहा है कि वो सबसे पहले उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करेंगे और उसके बाद भारत के 4 धाम और सभी ज्योतिर्लिंगों में भी वो पैदल यात्रा करते हुए नजर आएंगे। स्टार्ट करेगी आज यहाँ 11,000 किलोमीटर की, पहले उत्तराखंड के 4 धाम करने, फिर भारत के 4 धाम, बीच में 8 या 9 ज्योतिर्लिंग लिया है कि 4 धाम की यात्रा और 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पैदल करेगा। तो ये परसों वहाँ से चले थे मेरठ से, आज इनका लक्सर में भव्य स्वागत किया गया। हमारे क्षेत्र के नौजवानों ने, चाहे वो किसी पार्टी का, किसी बिरादरी का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति था, उसने आगे बढ़कर भाई का स्वागत किया। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा नगर निगम के अधिकारी और मेयर के साथ मिलकर वाल्मीकि नगर पहुंचे और यहां पर उन्होंने तमाम पशुपालकों के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। पशुपालक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया है। और इस दौरान अफ्रीकन फीवर की वजह से मर रहे सुअर की मौत का मामला भी पशुपालकों ने उठाया। वहीं पूछताछ में जानकारी मिलने पर पशुपालकों ने अपने अपने जानवरों का बीमा नहीं करवाया है और कैबिनेट मंत्री ने सचिव को यह निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द योजनाओं के अंतर्गत पशुपालकों से मुलाकात कर उनके पशुओं का बीमा कराया जाए।
हरिद्वार के विकास खंड बहादुराबाद में तृतीय पंचायत चुनाव के परिसीमन को लेकर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक ने डीपीआरओ पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर डीपीआरओ को जल्द से जल्द हटाने की मांग भी की। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि 80 में से 71 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जबकि 9 सीटें अनारक्षित हैं, जिनको लेकर अध्यक्ष के समक्ष शिकायतें भी की गई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डीपीआरओ ने मनमाने तरीके से परिसीमन और आरक्षण किया है और इसको लेकर शिकायत भी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में अधिकारियों के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अध्यक्ष जी को शिकायत की है। दूसरे डीपीआरओ द्वारा जो ये आंख बंद करके और कुछ ले देकर सेटिंग गेटिंग करके राजनीतिक दबाव में जो उल्टा सीधा ये परिसीमन और आरक्षण किया है, उसकी भी हमने शिकायत की है कि ऐसे अधिकारी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए डीपीआरओ को हरिद्वार से हटाना चाहिए। उधर हरिद्वार के अंदर कोरोना के बाद सभी त्योहारों में उत्साह देखने को मिला है। जहां 2 साल के बाद हुई कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हरिद्वार में देखने को मिली, तो वहीं अब 31 अगस्त से शुरू होने वाली गणपति महोत्सव को लेकर भी मूर्तिकार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उम्मीद है कि 2 साल में कोरोना काल के बाद अब फिर से गणेश महोत्सव उसी धूमधाम से मनाया जाएगा जैसे कि पहले मनाया जाता था और इसकी तैयारियों में मूर्तिकार जुटे हुए। आपको ये जानकारी दें कि इस बार हरिद्वार में 300 में से 80,000 तक की मूर्तियां जो हैं बनाई गई हैं और हरिद्वार में मूर्तिकारों ने परिणाम में इसको बताया। पिछले 2 साल से मूर्तियों का कारोबार बहुत ही फीका चल रहा है और हर कोई छोटी मूर्ति को ही लेना चाहता है, लेकिन इस बार गणेश महोत्सव का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है और अब हर कोई एक बड़ी मूर्ति का ऑर्डर करता हुआ दिखाई दिया। इस बार 1 महीने पहले ही आधे से ज्यादा मूर्तियां बुक हो चुकी हैं और मूर्तियों की डिमांड लगातार बढ़ रही और ज्यादातर ग्राहक बड़ी मूर्तियां लेना पसंद कर रहे हैं। अब की बार तो ऑर्डर ठीक ठाक है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना में ऑर्डर ठीक ठाक नहीं था। अभी बड़ा मूर्ति का ऑर्डर आ रखे हैं, तो इस बार ऑर्डर जो है ना ठीक ठाक है, लोगों में उत्साह है और मिट्टी की मूर्ति पूजा करने का। और मैं भी एक अपील करूंगा कि जो सरकार मिट्टी की मूर्ति को प्रोवाइड करते हैं ना, गंगा जी में डिस्पोज हो जाते हैं, मूर्ति डालने के बाद धुल जाता है। आपसे निवेदन है कि सारे मिट्टी की मूर्ति ही पूजा करें, मेरे यही आपसे निवेदन है। इस बार जो इवाल गणपति जो है बड़े में ज़्यादा फोकस दिया मैंने, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, तो बड़े में ज़्यादा मैंने दिया है। देखो बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, छोटे भी लाए हैं हमने। उधर नैनीताल में कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते बलिया नाला का एक हिस्सा गिर गया है और भूस्खलन में बड़े बड़े बुल्डर गिरने के स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। प्रशासन की तरफ से प्रभावित लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जाने के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और दूसरे के घर में रहने पर मजबूर होते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम ने पहुंचकर लोगों से जल्द जगह खाली करने के लिए कहा और भूस्खलन से प्रभावित लोगों का ये कहना है कि प्रशासन को उनके रहने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद। किसी भी समय और ज्यादा भूस्खलन होने की संभावना है, तो सभी सज्जनों से अनुरोध है कृपया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। धन्यवाद। उधर रुड़की पनियाल मार्ग में स्थित एक ऐसी कॉलोनी का मामला निकलकर सामने आया है जहां जल राजस्व विभाग बिना अप्रूव कर कॉलोनियों की प्लॉटिंग किए जा रहा है और इस कॉलोनी के आड़ में तालाब की सरकारी जमीन को भी दबाया गया। वहीं भूमाफिया भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और साथ ही सरकार के राजस्व विभाग को भी एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कॉलोनी को जिन नियम और शर्तों के बाद प्लॉटिंग की जाती है उन तमाम नियम शर्तों को ताक पर रख दिया गया है और इन भूमाफियाओं को दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं। अभी हाल ही में एक ऐसे ही दर्जनों कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की है, लेकिन बावजूद इसके भूमाफिया बाज आते दिखाई नहीं दे रहे।
उधर गदरपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में राजस्व और पालिका विभाग की टीम जो है वो प्रशासन की टीम ने नगर के 2 गोदामों में छापा मारकर करीब 4 क्विंटल 5 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन और थर्माकोल से बनी सामग्री को बरामद कर लिया है और गोदाम स्वामियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसी संबंध में माननीय आयुक्त महोदय का एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश थे कि फुटकर विक्रेताओं के साथ साथ जो थोक विक्रेता हैं, भंडार करता है, उनके भंडार पर छापेमारी की जाए और उसमें आज तक की रिपोर्ट दी जाए। तो इस संबंध में हम लोग कल से लगे हुए हैं और टेस्ट करवा रहे थे कि कहाँ भंडार हुआ है। तो आज गदरपुर में हमने 2 भंडारकर्ता के यहाँ छापेमारी की। उधर रामनगर में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और अपराधी एक के बाद एक आपराधिक की घटनाओं को अंजाम देते हुए भी दिखाई दे रहा है। ताजा मामला नंदा लाइन के पास के सामने का है, जहां पर नंदा लाइन निवासी सोहिल नाम का एक युवक अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में अज्ञात कार सवारों ने उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन गाड़ी के अंदर डाल दिया और अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। और वहीं कोतवाल ने यह बताया है कि इस पूरे मामले पर पुलिस टीम का भी गठन कर दिया गया है और लापता युवक की खोजबीन के लिए टीम को रवाना किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की पुलिस हर एक पहलू की लगातार जांच कर रही है। कल एक सोहेल नामक व्यक्ति की गुमशुदगी की तहरीर थाने पे प्राप्त हुई थी। उसके भाई जुबैर ने थाने पे गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुमशुदगी हमारे द्वारा दर्ज कर विवेचना की जा रही है और जैसे कि आप बता रहे हैं, अगर उसमें अपहरण है या कोई अन्य जानकारी पुलिस को मिलती है तो संबंधित धाराओं में तरमीम कर अग्रिम विवेचना की जाएगी। सर, घटना मेरे भाई के साथ हुई है। रात्रि 9 बजे वो कानिया में उनकी दुकान है। 9:16 पर कुछ अज्ञात वाहन और कुछ अज्ञात लोगों ने उनको धक्का दिया और उनको धक्का देके गाड़ी में धकेला गया। और जब से उनका 10 बजे भाभी ने फ़ोन किया, जब से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ना ही उनकी गाड़ी का पता है जो कि प्लेटिना थी, नंबर मुझे याद नहीं है, और भाई भी गायब है। ना ही फ़ोन का पता है, ना ही गाड़ी का पता है। सर मतलब अपहरण हुआ? अपहरण की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मैंने अज्ञात में एक रिपोर्ट दी थी 6 बजे थाने में। 6 बजे जो रिपोर्ट दी थी उसमें मैंने 365 में दर्ज। उधर कालाडूंगी के पवलगढ़ क्षेत्र के रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है और एक अधेड़ की चाकू से गोद कर उसकी हत्या से क्षेत्र में सनसनी का मामला फैल चुका है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने यह बताया है कि रिजॉर्ट में किचन में कार्य करने वाले 54 वर्षीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई है और घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के भाई हेमचंद त्रिपाठी का यह आरोप है कि रिसोर्ट स्वामी ने मैनेजर मोहन मसीही से मिलकर इस घटना को अंजाम भी दिया है और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग भी परिवार के लोग कर रहे हैं। हरिद्वार में 2 साल बाद जिला कारागार में फिर से रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दरअसल 2 साल से कोरोना के कारण जिला कारागार हरिद्वार के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जा रहा था। इसकी वजह से जेल में बंद कैदी अपने भाई बहनों को राखी नहीं बांध पा रहे थे, लेकिन इस बार बिना किसी पाबंदी के जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा और इसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना महामारी के कारण विगत कुछ वर्षों से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार प्रभावित हुआ है। कई बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधना चाहती थी वो राखी नहीं बांध पाई और अब कोरोना का प्रकोप काफ़ी कम हो गया है। कारागारों में भी मुलाकातें खुल गई हैं और इस वर्ष जो है हमारा प्रयास है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। जो भी बहनें अपने भाइयों को कारागार में राखी बांधने आए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।